बच्चों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हम हर रोज़ आप लोगों के लिए 11th-12th की NCERT की वीडियोस और गवर्नमेंट जॉब से संबंधित वीडियो लेकर आते रहते हैं। इसी सीरीज़ में हमने आप लोगों का जो 12th क्लास का इकोनॉमिक्स का पोर्शन शुरू कराया है, उसकी पहली बुक के 10 चैप्टर कराने के बाद में अब हम जो है दूसरी बुक यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स शुरू कराई है, मैक्रो इकोनॉमिक्स शुरू कराई है, यानी समष्टि अर्थशास्त्र आप लोगों के लिए शुरू कराया। ये 12वीं क्लास का वीडियो है, जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। अब बच्चों, समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ और इसका क्षेत्र। बच्चों, समष्टि अर्थशास्त्र अंग्रेजी का एक वर्ड है जिसका नाम है मैक्रो, और ये वर्ड जो है कहाँ से लिया गया है? मैक्रोस से, MAKROS, मैक्रोस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है लार्ज यानी बड़ा। यानी कि जब अर्थव्यवस्था का बड़े लेवल पर अध्ययन किया जाता है, जब अर्थव्यवस्था का बड़े लेवल पर अध्ययन किया जाता है तो ऐसी स्थिति को या ऐसे विज्ञान को हम जो है व्यष्टि समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। यानी कि क्या कहलाता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। इसमें हम जो अध्ययन करेंगे किसी एक इकाई का नहीं करेंगे, संपूर्ण इकाइयों का करेंगे। किसी एक फर्म का नहीं करेंगे, संपूर्ण फर्मों का अध्ययन करेंगे। हम मांग की एक सिर्फ मांग का जिक्र नहीं करेंगे, कुल मांग का जिक्र करेंगे। पूर्ति का जिक्र नहीं करेंगे सिर्फ सिंगल, कुल पूर्ति का जिक्र करेंगे। यूँ कह सकते हैं कुल मांग, कुल पूर्ति, राष्ट्रीय आय, आपका रोजगार का स्तर, कीमत स्तर, उत्पादन स्तर, यानी कि इस तरह की चीज़ों का हम इसमें अध्ययन करेंगे। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को इसकी परिभाषा समझ में आई होगी। अब बच्चों, समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र जो है से अभिप्राय इसके अध्ययन से है कि हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। तो बच्चों, पहली चीज़ तो है राष्ट्रीय आय का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम। समष्टि अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय की अवधारणा, इसके विपरीत तत्वों तथा माप की विधियों का अध्ययन होता है। यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र में क्या है? पहला है राष्ट्रीय आय का अध्ययन। बच्चों, जो भी मैं चैप्टर पढ़ रहा हूँ, जो भी कुछ मैं जिक्र कर रहा हूँ, उसको हम विस्तार से बुक के अंदर पढ़ेंगे। ये सिर्फ है ना एक हल्का सा व्यूज है कि हम जो है समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे। तो पहला मैंने बताया राष्ट्रीय आय को निकालने का तरीका, राष्ट्रीय आय होती क्या है, राष्ट्रीय आय में किन किन की आयों को शामिल किया जाता है, ये सब हम काय में स्टडी करते हैं समष्टि अर्थशास्त्र में। दूसरा, रोजगार के सिद्धांत का। बच्चों, समष्टि अर्थशास्त्र में रोजगार तथा बेरोजगारी की समस्या का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? रोजगार और बेरोजगारी के स्तर का अध्ययन किया जाता है। तीसरा है मुद्रा का सिद्धांत। बच्चों, मुद्रा की मांग और पूर्ति होने वाले परिवर्तनों का रोजगार के स्तर पर प्रभाव पड़ता है। हमें पता है कि जब किसी वस्तु की मांग होती है तो उसकी कीमतें बढ़ती हैं, और हम जो है देखो कीमतों का और मांग का अध्ययन तो हम जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र में भी करते हैं, लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र में उसका क्या क्या फर्क समाज पे पड़ता है उस सब का अध्ययन करते हैं। हम मुद्रा का अध्ययन करते हैं। ठीक है बच्चों। फिर चौथा है सामान्य कीमत स्तर का सिद्धांत। बच्चों, समष्टि अर्थशास्त्र में सामान्य कीमत स्तर के निर्धारण का भी अध्ययन होता है, जैसे मुद्रास्फीति और मुद्रा अविस्फीति संबंधी समस्या समष्टि अर्थशास्त्र की महत्वपूर्ण समस्याओं में से एक है। कौन कौन सी? मुद्रास्फीति और मुद्रा अविस्फीति। बच्चों, ये दोनों ही स्थिति खतरनाक है। मुद्रास्फीति में क्या होता है? जो मुद्रा है उसकी कीमत जो है बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, और जिसके कारण जो है वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं। और अविस्फीति में क्या होता है? मुद्रा की कीमत तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वस्तुओं की कीमतें गिर जाती हैं। ठीक है। स्थिति इन दोनों के बारे में मैं बता रहा हूँ कि आगे जाके जब हम बुक के अंदर चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो वहाँ इन्हें डिटेल से दिया गया, वहीं समझाएंगे, क्योंकि ये पूरे चैप्टर का, पूरी बुक का ओवरव्यू है। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद पांचवा है आर्थिक विकास का सिद्धांत। बच्चों, आर्थिक विकास से संबंधित समस्याएं समष्टि अर्थशास्त्र की एक महत्वपूर्ण घटक है, जैसे सरकार की मौद्रिक नीति, सरकार की राजकोषीय नीति, सरकार का बजट, ये सारे के सारी जो है आर्थिक विकास से संबंधित जितनी भी पॉलिसी हैं, ये समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का ही विषय है। अब बात करते हैं छठे पॉइंट की, जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत। बच्चों, समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधित मुद्दों का अध्ययन किया जाता है, जैसे निर्यात, आयात,
विनिमय की दर, भुगतान शेष, ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत के अंतर्गत ही अध्ययन किए जाते हैं। ठीक है बच्चों। अब बच्चों समष्टि अर्थशास्त्र कैसे व्यष्टि अर्थशास्त्र से भिन्न है, अब देखेंगे इन दोनों में क्या अंतर है। बच्चों अगर इनके बीच में अंतर ना होता तो ये दो अलग अलग विषय ना होते। अगर इन दोनों के बीच में अंतर ना होता तो ये दोनों अलग अलग विषय ना होते। सबसे पहले मैं इसका अध्ययन आप लोगों से करूं, उससे पहले अर्थव्यवस्था के 4 क्षेत्रों का मैं आप लोगों को अध्ययन करा देता हूं, यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। उससे पहले मैं अपनी अर्थव्यवस्था में मौजूद 4 सेक्टरों के बारे में जिक्र कर देता हूं। पहला है घरेलू क्षेत्र, वे वस्तुओं और सेवाओं के उपभोक्ताओं से सम्मिलित किए जाते हैं। घरेलू जो होता है उसमें गृहस्थ, उत्पादन के साधन, ये सब जो है घरेलू क्षेत्र के विषय हैं। दूसरा है उत्पादक क्षेत्र। बच्चों उत्पादक क्षेत्र वो क्षेत्र है जहां पर वस्तुओं का उत्पादन होता है। देखो घरेलू क्षेत्र उत्पादक क्षेत्र को सेवाएं देता है, भूमि देता है, पूंजी देता है, श्रम देता है, साहस देता है। उत्पादक क्षेत्र क्या करता है, उत्पादक क्षेत्र भी इन्हें 4 चीजें देता है। भूमि को लगान देता है ना, पूंजी को क्या देता है, ब्याज देता है, श्रमिक को मजदूरी देता है और उद्यमी को लाभ देता है। समझ गए। तो उत्पादक क्षेत्र ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तीसरा क्षेत्र है सरकार। बच्चों जब मुद्रा नहीं थी, देश नहीं थे, लोग वस्तु विनिमय करते थे, तो ये 2 ही क्षेत्र थे, घरेलू क्षेत्र और उत्पादक क्षेत्र, एक दूसरे से वस्तुओं का विनिमय होता था। अब बच्चों तीसरा सरकारी क्षेत्र। बच्चों सरकारी क्षेत्र, जब इन तीनों क्षेत्रों में एक क्षेत्र और बढ़ गया सरकारी, अगर बंद इकोनॉमी है तब भी 3 क्षेत्र हो जाएंगे, परिवार क्षेत्र यानी घरेलू क्षेत्र, उत्पादक क्षेत्र और सरकार। हम लोगों को पता है कि जब भाई ये दोनों क्षेत्रों को कंट्रोल में रखने के लिए, परिवार और उत्पादक क्षेत्र को रखने के लिए सरकार की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि सरकार जो उन्हें सुरक्षा देगी, लड़ाई झगड़ा होने पर न्याय देगी, कानून व्यवस्था बनाए रखेगी और कल्याण संबंधित योजनाएं लोगों के लिए बनाएगी। लेकिन क्या करेगी, उत्पादक क्षेत्र से और परिवार क्षेत्र से अपना हिस्सा लेगी कर के रूप में। ठीक है, जिससे सरकार जो है अपनी सेना, अपनी व्यवस्था को बनाए रखे। चौथी चीज है विदेश क्षेत्र। जब बच्चों किसी अर्थव्यवस्था को ओपन कर दिया जाता है तो दूसरे देशों की वस्तुएं अपने देश में मंगाई जाती हैं और अपने देश की वस्तु दूसरे देशों में भेजी जाती हैं। इसका मतलब क्या है, आयात और निर्यात किया जाता है। अच्छा बच्चों, अब जब आयात और निर्यात किया जाता है तो हमारे पास जो कौन सा क्षेत्र ओपन हो जाता है, चौथा क्षेत्र यानी विदेश क्षेत्र। बच्चों पहला घरेलू क्षेत्र है ना, जिन्हें उत्पादन की चीजें चाहिए, फिर उत्पादन करने के लिए उत्पादक क्षेत्र, तीसरा सरकारी क्षेत्र और चौथा विदेशी आयात निर्यात के लिए। अब बच्चों मैंने आप लोगों को इससे पहले टॉपिक शुरू किया था, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र एक दूसरे से भिन्न कैसे हैं। बच्चों पहला है अध्ययन के आधार पर। अध्ययन के आधार पर कैसे? जब हम बात करते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र की तो हम इसमें एक गृहस्थ, एक परिवार, एक फर्म, एक उद्योग के स्तर पर दुर्लभता और चयन की समस्याओं का अध्ययन करते हैं। ये डेफिनेशन भी हो सकती है भाई, व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक व्यक्ति, एक परिवार, एक फर्म, एक उद्योग की दुर्लभता और चयन की समस्याओं का अध्ययन करते हैं। ये कहाँ में करते हैं? व्यष्टि अर्थशास्त्र में। और जब बच्चों हम समष्टि अर्थशास्त्र की बात करें तो इसमें क्या करते हैं, संपूर्ण अर्थव्यवस्था की दुर्लभता और चयन की समस्याओं का अध्ययन करते हैं। देखिएगा व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत क्या करते हैं, एक व्यक्ति, एक परिवार, एक फर्म, एक उत्पादक है ना, सिंगल यूनिट, एक उद्योग, सिंगल यूनिट की दुर्लभता और चयन की समस्याओं का अध्ययन करते हैं। बच्चों अर्थशास्त्र है ही दुर्लभता और चयन की समस्या का अध्ययन। अर्थशास्त्र की एक परिभाषा ये भी है कि अर्थशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जिसमें दुर्लभता और चयन की समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। अर्थव्यवस्था के लिए दुर्लभता और चयन की समस्या का अध्ययन किया जाता है। और जब हम समष्टि की बात करते हैं तो हम उसमें पूरी मतलब अकेले व्यक्ति नहीं, सभी लोगों का, अकेला एक फर्म नहीं, सभी फर्मों का है ना, की जो दुर्लभता है उनकी जो चयन की समस्या उसका अध्ययन करेंगे। जैसे व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम उपभोक्ता का व्यवहार और संतुलन, और दूसरा उत्पादक का व्यवहार और संतुलन। लेकिन अगर हम समष्टि अर्थशास्त्र की बात करें तो इसमें हम क्या करेंगे, अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी, कीमत स्तर में वृद्धि,
मुद्रास्फीति जैसी समस्याओं का अध्ययन करेंगे। अब बच्चों सामूहिकता की बात करेंगे। बच्चों जब हम समष्टि अर्थशास्त्र की बात कर रहे हैं तो समष्टि अर्थशास्त्र में सामूहिकता के लिहाज से इसमें एक यूनिट का अध्ययन नहीं होता, एक यूनिट का अध्ययन नहीं होता, बल्कि किसका अध्ययन होता है? पूरी की पूरी यूनिटों का अध्ययन होता है। पूरी यूनिटों का मतलब कैसे भाई? जैसा टूथपेस्ट बनाने वाली सिंगल एक फर्म का अध्ययन नहीं होगा, सभी जितनी भी कंपनियां टूथपेस्ट बनाती हैं उन सब का अध्ययन होगा समष्टि में। लेकिन व्यष्टि के अंदर क्या होगा? सामूहिकता कम होगी, अकेली फर्म का अध्ययन कर लिया जाएगा। पूरे देश की जनसंख्या का अध्ययन नहीं होगा, एक परिवार का अध्ययन कर लिया जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरीके से जो सामूहिकता के लिहाज से देखें तो हमें पता चलता है कि समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र व्यापक है और व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र छोटा है। अब बच्चों विभिन्न मान्यताएं, अब बच्चों विभिन्न मान्यताएं क्या हैं? व्यष्टि अर्थशास्त्र में जिसे स्थिर नाम दिया जा सकता है, ठीक है, और समष्टि अर्थशास्त्र वह है जो स्थिर नहीं है, इनके माप बदलते रहते हैं। देखो जब हम समष्टि व्यष्टि अर्थशास्त्र की बात करेंगे तो व्यष्टि अर्थशास्त्र एक स्थिर अर्थशास्त्र है। समष्टि में जैसा हम देखते हैं रोजगार का स्तर दिन प्रतिदिन बदलता रहता है, मुद्रास्फीति की दर दिन प्रतिदिन बदलती रहती है, इंटरनेशनल लेवल पर मुद्रा के रेट बदलते रहते हैं, आयात निर्यात की दर बदलती रहती है। लेकिन व्यष्टि अर्थशास्त्र में जो नियम है, जो कानून है, वो दिन प्रतिदिन चेंज नहीं होते। यूँ कह सकते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र एक बार पढ़ लीजिए, उसे अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। जो उसके नियम है मांग के, पूर्ति के और जो उत्पादक का संतुलन, वो सब आपको जो है एक बार पढ़ने के बाद कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जब आप नेशनल इनकम को निकालोगे तो हर साल जो है जब नया लेखा वर्ष शुरू होगा तो नई राष्ट्रीय आय निकल के सामने आएगी। आप रोजगार का स्तर दिन प्रतिदिन बदलता रहता है और मुद्रास्फीति की दर भी डेली ये बदलते रहते हैं। अब बच्चों केंद्रीय मुद्दा, सबसे पहली बात ये देखो चौथा पॉइंट है इनकी भिन्नता का। व्यष्टि अर्थशास्त्र केंद्रीय मुद्दा यानी संसाधनों के आवंटन से है, इसके विपरीत उत्पाद का स्तर समष्टि अर्थशास्त्र का केंद्रीय मुद्दा है। बच्चों जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है इसका जो केंद्रीय मुद्दा है यानी कि सेंट्रल प्रॉब्लम जो है, सेंट्रल टॉपिक जो है वो क्या है? संसाधनों के आवंटन से है, कि जो संसाधन है, रिसोर्स है, उनका बंटवारा कैसे हो। और जो नेशनल वो समष्टि अर्थशास्त्र है इसका मुद्दा जो है संसाधनों का आवंटन नहीं है बल्कि उत्पादन का स्तर है। क्या है? उत्पादन का स्तर, इसका मतलब है रोजगार का लेवल। तो ये बिल्कुल क्लियर हुआ कि केंद्रीय मुद्दा क्या है व्यष्टि अर्थशास्त्र का? केंद्रीय मुद्दा है संसाधनों का आवंटन, और इसके विपरीत जो है हमारा समष्टि अर्थशास्त्र में क्या? उत्पाद का स्तर। अब बच्चों अगर हम अध्ययन की विधि करें, मेथड ऑफ स्टडी करें के आधार पर करें तो समष्टि अर्थशास्त्र में जो है अध्ययन की विधि का वर्णन जो है अक्सर सामान्य संतुलन विश्लेषण के रूप में होता है। कैसे होता है? सामान्य संतुलन की स्थिति में होता है। वहीं व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो अध्ययन है वो आंशिक संतुलन की स्थिति में होता है, आंशिक संतुलन विश्लेषण के रूप में किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन कैसे किया जाता है? आंशिक संतुलन की स्थिति में विश्लेषण किया जाता है, और समष्टि का सामान्य अध्ययन की स्थिति में यानी सामान्य संतुलन की स्थिति में। अब बच्चों व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में विरोधाभास देखिएगा। विरोधाभास है ना, माइक्रो और मैक्रो में पैराडॉक्स क्या है? ये जो तथ्य व्यष्टि स्तर पर तर्कपूर्ण होते हैं यह जरूरी नहीं कि वो समष्टि अर्थशास्त्र के लेवल पर भी तर्कपूर्ण हो। यानी कि जो नियम, देखो विरोधाभास क्या है, इन दोनों में अंतर तो हमने देख ही लिया। कोई नियम व्यष्टि में तो ठीक है लेकिन वो नियम समष्टि में नहीं लगेगा। जैसे एक व्यक्ति अधिक बचत करता है तो वो अपनी भावी समृद्धि सुनिश्चित कर रहा है, समझेंगे आप। अगर हम व्यष्टि अर्थशास्त्र की बात करें, एक आदमी बचत करता जा रहा है तो मालदार हो जाएगा, लेकिन समष्टि में क्या होगा? सभी लोग अगर बचत करने लगें इसी तरीके से तो वस्तुओं की मांग गिर जाएगी, जिसके कारण क्या हो जाएगा? निवेश की कमी हो जाएगी, उत्पादन का स्तर कम हो जाएगा, रोजगार में गिरावट आ जाएगी और भविष्य की समृद्धि रुक जाएगी और लोग गरीब होने लगेंगे। समझ में आया ना भाई? ये व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में देखो, व्यष्टि अर्थशास्त्र में अगर एक आदमी सिर्फ इंडिविजुअल फर्म या इंडिविजुअल मैन क्या करे, अपनी सेविंग करता चला जाए तो उसके पास क्या होगा? बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो जाएगा।
वो तो रिच हो जाएगा। लेकिन अगर हम अर्थव्यवस्था में पूरी इकोनॉमी के लेवल पे देखें, अगर सब लोग इसी काम को करने लगे, बचत कर करके, कम खा खा के, कम खर्च करके सब बचत करने लगे, तो क्या होगा? जैसे ही बचत कम करेंगे वस्तुओं की मांग घट जाएगी। नहीं, जब वस्तुओं की मांग घटेगी उसके कारण जो है निवेश में कमी आ जाएगी। भाई जो निवेशक पैसा लगाते हैं उन्होंने क्या करनी शुरू कर दी? बचत करनी शुरू कर दी। और जब बचत करनी शुरू कर देंगे तो निवेश में पैसा कम लगेगा, पैसा कम लगेगा तो उत्पादन कम हो जाएगा। जब उत्पादन कम होगा तो कंपनी क्या करेंगे? अपने यहाँ के रोजगारों की छटनी कर देंगी, बेरोजगार लोगों की छटनी कर देंगी। फिर भविष्य में क्या होगा? अर्थव्यवस्था की जो समृद्धि है वो तो कम हो जाएगी, रुक जाएगी, और लोग क्या हो जाएंगे? निर्धन हो जाएंगे। तो बच्चों इस तरीके से हम समझ में आए ना आप लोगों के क्या कारण है कि इसमें विरोधाभास है, और मतलब जो व्यष्टि अर्थशास्त्र में ठीक था वो समष्टि अर्थशास्त्र में ठीक हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब बच्चों व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र के बीच अंतर्निर्भरता देखिएगा। सबसे पहली बात ये, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र जो हैं आपस में एक दूसरे से निर्भर करते हैं। कैसे? एक विशेष उद्योग में मजदूरी की दर संपूर्ण अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। बच्चों अगर किसी वजह से किसी विशेष उद्योग में जो है मजदूरों नहीं करनी शुरू कर दी जाए, सपोज करो कपड़ा उद्योगों में मजदूरों की छटनी होनी शुरू हो जाए, तो जब ऊंचे स्तर पर देखेंगे तो वे जो लोग हटे हैं वहाँ से उनकी काम खत्म हो गया है। अब वे डिमांड करने बंद कर देंगे। जब वो डिमांड कम करेंगे तो वस्तुओं की मांग कम हो जाएगी, और वस्तुओं की मांग कम होगी तो उत्पादन कम होगा, और उत्पादन कम होगा तो बच्चों क्या होगा? इसका अध्ययन कहाँ पर होगा? समष्टि अर्थशास्त्र में होगा। नहीं भाई, अगर किसी वजह से किसी फर्म ने, इंडिविजुअल फर्म, जैसे अभी कपड़े के रेट ज़्यादा हो गए थे, जीएसटी की जो दर थी शुरू में महंगी थी कपड़े पर, जिसके बाद जो है जो कपड़ा उद्योग है वो इंटरनेशनल लेवल पे हमारा पिट गया। पिटने का कारण क्या था? इंटरनेशनल लेवल पे भाई बहुत छोटे मार्जिन में व्यापारी लोग काम करते हैं, क्योंकि बड़े लेवल पर है ना, क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो मार्जिन कम होता है। तो जो सरकार है, सरकार के सामने क्या समस्या आई? समस्या ये आई कि वो टैक्स कैसे वसूलेगी। क्यों? वहाँ पर जैसे ही फर्में बंद हुई तो फर्मों ने क्या काम करा? अपने यहाँ नौकरों की छटनी कर दी, उनकी सैलरियाँ कम कर दी, कुछ छटनी से कर दिया। अब जिनकी सैलरियाँ कम हुई हैं, जिनकी छटनी हुई है, वो क्या आमदनी करेंगे? वो क्या खरीदेंगे? जब वो खरीदेंगे नहीं तो उनका एक तो रोज़गार गया, रोज़गार का स्तर कम हुआ। हटाए तो सिर्फ कपड़ा इंडिविजुअल फर्मों ने ही, ठीक है। इसके अलावा दूसरा ये भी हो सकता है, जब हम मांग की बात करें तो अगर परिवारों की, एक परिवार की मांग ना देखी जाए, अध्ययन ना करा जाए, तो कुल का कैसे होगा? भाई इंडिविजुअल व्यक्तियों की डिमांड मिलकर ही, भाई मेरी डिमांड मिलकर, आप लोगों की, सबकी डिमांड मिलकर ही तो एक कुल मांग बनती है। भाई किसी एक व्यक्ति की मांग ही बढ़ते बढ़ते कई सारी मांगों में परिवर्तित हो जाती है। और इसे हम जो है इंडिविजुअल लेवल पर कैसे देखेंगे? भाई मोबाइल है, मैं मोबाइल की डिमांड कर रहा हूँ, एक मांग तो मेरी तरफ से हुई और वो लोगों की तरफ से हुई, तो जिन जिन लोगों से हुई वो जाके कंबाइन हो जाएगी और समष्टि अर्थशास्त्र का रूप ले लेगी। भाई अगर मेरी सिंगल यूनिट की बात हो तो भाई मैं खुद ही तो खरीद रहा हूँ, लेकिन जब हम कंबाइन बात करेंगे तो फिर सबकी हो जाएगी। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में सिंगल लोगों के द्वारा की गई मांग ही बाद में जाकर व्यष्टि का रूप धारण कर लेती है, ठीक है। अब परंपरावादी और केंजियन विचारधारा के बीच मूल अंतर। बच्चों अर्थशास्त्र में दो तरह के विचारधारा मूल रूप से प्रभावी हैं या सक्रिय हैं। उनमें से पहली तो है परंपरावादी, दूसरा है केंजियन विचारधारा। इनके बीच मूल अंतर क्या है? पहला है परंपरावादी विचारधारा। मुक्त अर्थव्यवस्था बिना सरकारी हस्तक्षेप के संसाधनों के पूर्ण उपयोग द्वारा सदैव संतुलन प्राप्त कर लेती है। यदि बेरोजगारी उत्पन्न भी हो जाए तो भी स्वयंवेव लोप हो जाएगी। परंपरावादी यानी कि क्लासिकल स्कूल के जो लोग थे, जो विचारधारा देते थे अर्थशास्त्र के बारे में, वो लोग कहते हैं कि मुक्त अर्थव्यवस्था को बनाया जाए। हर देश में मुक्त अर्थव्यवस्था होनी चाहिए। मुक्त अर्थव्यवस्था का मतलब है सरकार के बिना हस्तक्षेप के ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सरकार का हस्तक्षेप ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? परंपरावादी विचारधारा। और वो कहते हैं कि संसाधनों का पूर्ण उपयोग होगा, इससे जो सदैव संतुलन प्राप्त रहेगा। हाँ, अगर कभी बेरोजगारी पैदा भी हो जाएगी तो वो खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। ये किसका कहना है? क्लासिकल स्कूल वालों का, यानी परंपरावादी विचारधारा लोगों का। यानी कि हम कह सकते हैं ये लोग जो हैं पूंजीवाद के समर्थक हैं।
और ये चाहते हैं कि सरकार का हस्तक्षेप कम हो, बस सरकार जो कानून व्यवस्था बनाए रखे, न्याय व्यवस्था बनाए रखे, जिससे उद्योगपतियों या उद्योग धंधा करने वाले लोगों को किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। दूसरा है केन्जियन विचारधारा, बेरोजगारी स्वयं लोप होगी, ठीक है, इसके लिए सरकारी हस्तक्षेप जरूरी है। केन्जियन विचारधारा वाले लोग क्या कहते हैं, जो उस केन्जियन स्कूल की सोच रखते हैं कि वे कहते हैं कि अगर अर्थव्यवस्था से बेरोजगारी खत्म करनी है तो सरकार को उसमें हस्तक्षेप जरूर करना पड़ेगा, सरकार को रोजगार के अवसर उत्पन्न करने पड़ेंगे, निवेश व्यय करना पड़ेगा। पूर्ण रोजगार संतुलन स्वयं में घटना नहीं है, बल्कि इसके लिए सरकार के प्रयास करने आवश्यक हैं, क्योंकि अगर सरकार प्रयास नहीं करेगी तो जो प्राइवेट सेक्टर हैं वो तो अपनी ज़रूरत से भी कम लोग रखते हैं। अगर किसी वजह से किसी फर्म को 100 व्यक्तियों की ज़रूरत है तो वो 90 लेकर उन 90 से थोड़ा थोड़ा काम उन पर बांटकर 100 लोगों का काम कर लेगी, समझे। यानी कि जैसा आप प्राइवेट सेक्टर में जैसा जाएंगे, नौकरियों के लिए अप्लाई करेंगे, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि सरकार द्वारा जारी किए गए नियमों से, गाइडलाइन से, कि एक व्यक्ति की नौकरी 8 घंटे की है और उसमें 1 घंटे का रेस्ट है। इन लोगों ने क्या किया, ड्यूटी तो 8 ही घंटे की है, 1 घंटे में आधा घंटे का रेस्ट दिया, 9 घंटे की ड्यूटी कर दी कि भाई अभी 1 घंटा बीच में छुट्टी का भी तो रहता, वो एक में भी आधा है, एक में भी वो आधा है, ठीक है, तो 8 घंटे कवर होगी, है ना। और उसके अलावा आधा घंटा पहले बुलावेंगे और आधा घंटे बाद में भेजेंगे। और कई बार तो ऐसा होता है कि आधा घंटे पहले और 2 घंटे बाद में गए कि भाई अभी ये काम भी रह रहा है तो इस काम को भी कर लिया जावे। नहीं समझ में आया। तो ये जो सरकारी हस्तक्षेप केन्जियन विचारधारा वाले मानते हैं कि अगर रोजगार का स्तर बनाए रखना है, अर्थव्यवस्था में जो है संतुलन के स्तर पर रहना है और पूर्ण रोजगार की स्थिति को प्राप्त करना है, तो ज़रूरी ये है कि उसमें सरकार का हस्तक्षेप हो। बच्चों, इस वीडियो से संबंधित अगर ऐसा कोई कंसेप्ट रहा हो जो आप लोगों की समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, मैं आप लोगों का जवाब ज़रूर देता हूं। और संडे के दिन हम स्पेशल आप लोगों की समस्या ही सुनते हैं, उनमें हम जो है हर संडे को आप जो पूरे वीक में कोई भी क्वेश्चन करते हैं उसका जवाब हम संडे में देते हैं। तो बच्चों, वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर किया करो।